नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। लाइफस्टाइल और खान पान की हैबिट्स में बदलाव से देश में पैकेज फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी के साथ बढ़ी है। एक साल में पैकेज फूड स्टॉक्स करीब 200% तक बढ़े हैं और ये बताता है कि देश में किस तेजी के साथ पैकेज फूड की मांग बढ़ रही है। पहले ये बड़े शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब ये छोटे शहरों में भी तेजी के साथ अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2020 तक ये पूरा कारोबार 200 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा और ऐसे में बेहतर क्वालिटी, अच्छी पैकेजिंग, प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ये ऐसे तथ्य हैं जिसकी देखरेख FSSAI करती है। बदलते समय में पारदर्शिता को बढ़ाने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए FSSAI लेबलिंग के नए नियमों की ओर बढ़ रही है, जिसका एक ड्राफ्ट उन्होंने जारी किया है। आज समझेंगे इस ड्राफ्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है और इसमें क्या वो तमाम बातें सम्मिलित हैं जिसकी जरूरत आज भारतीय बाजार को है अगर पैकेज फूड की इंडस्ट्री को समझें, और उपभोक्ता के लिहाज से वहां पर क्या कुछ उनके लिए यहां पर दिख रहा है, स्वास्थ्य और कानून के लिहाज से भी इनमें क्या वो बातें या पॉइंट्स समाहित किए गए हैं। हमारे साथ हैं एस नंदी साहब, हैं CEO हैं TQS ग्लोबल बिजनेस कंसल्टिंग से, आपका स्वागत है। विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और जनहित के मामलों पर और कंज्यूमर के मामलों पर भी वो लिखते और केसेस लड़ते हैं, स्वागत है आपका। सुमन सहाय हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं और जीन अभियान से जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है मैम। सुनील बख्शी हमारे साथ हैं, सलाहकार हैं विनमय और कॉरेक्स FSSAI से। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में सुनील जी आपसे करना चाहूंगा, ये जो पैकेज फूड में पैकेजिंग और लेबलिंग के नए नियमों का ड्राफ्ट सामने आया है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? जी, अभी जो हमारे पास रेगुलेशन है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन एक रेगुलेशन है, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिसमें पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें उसमें आती हैं। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है, ये रेगुलेशन है, ये काफ़ी पुराना है और इसको बदलने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कोडेक्स ने पैकेजिंग लेबलिंग से रिलेटेड नए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और जो बाकी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इस रेगुलेशन को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ रही थी। और ये बेसिकली फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से इस रेगुलेशन को हमें रिवाइज करना पड़ा और नए तरीके से इसको डालना पड़ा। और इसको रिवाइज करने के साथ साथ तीन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि पैकेजिंग का अलग से रेगुलेशन बने, लेबलिंग का अलग से रेगुलेशन बने और एडवर्टीजमेंट और क्लेम्स जो हैं वो अलग रेगुलेशन बने। क्योंकि ये तीन चीज़ें अलग अलग हैं तो इन सबको अलग, ये बिल्कुल तीन रेगुलेशंस के रूप में नए सिरे से सामने लाया जा रहा है। अगर मैं पैकेजिंग और लेबलिंग पर बड़े बदलाव या कुछ नए जो इनिशिएटिव जिनको आपने इस ड्राफ्ट में शामिल किया है, जो कि पहले नहीं थे और ज़रूरी समझे गए हैं, उन पर मैं अगर चाहूँगा कुछ पॉइंटर्स आप बता सकते हो? जी, एक्चुअली लेबलिंग रेगुलेशंस का इंटेंशन ये होता है कि कंज्यूमर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सके कि जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से समझ बूझ के ख़रीद के वो समझे कि ये प्रोडक्ट उनके लिए ठीक है या नहीं, तो उसके हिसाब से वो लेबलिंग रेगुलेशंस का इंटेंशन ये होता है। तो जो नए चेंजेस, नए जो बदलाव किए गए हैं इस रेगुलेशन में, उसमें जैसे कुछ कंसेप्ट लाए गए हैं, जैसे फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग है कि जो प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल है, जो कंज्यूमर को बिल्कुल एक प्रोडक्ट रखा हुआ है शेल्फ पे और कंज्यूमर को वो बिल्कुल नज़र आ रहा है, प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, तो उस पैनल में जो भी न्यूट्रिशनल लेबलिंग है वो करनी है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को। जैसे उसमें 5 पैरामीटर्स के जो हैं, जिसमें एनर्जी है, टोटल फैट है, ट्रांस फैट है, टोटल शुगर है और सॉल्ट है, इन सब के क्या कंटेंट्स हैं उस फूड प्रोडक्ट में पर 100 ml या पर 100 ग्राम, और जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है, डेली अलाउंस जो है, उन 5 तत्वों के लिए पर सर्व इस फूड से वो कितना मीट हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको उस प्रिंसिपल डिस्प्ले में न्यूट्रिशनल लेबलिंग में लाना है। इसके अलावा उस लेबलिंग रेगुलेशन में पहले हमारे यहाँ पे कोई एलर्जन इंग्रेडिएंट्स जो जिससे किसी भी कंज्यूमर को एलर्जी हो सकती है, जैसे मिल्क इंग्रेडिएंट्स हो या सोया इंग्रेडिएंट्स हो या पीनट्स हो, जिसकी वजह से किसी उपभोक्ता को एलर्जी हो जाती है, तो इन एलर्जन इंग्रेडिएंट्स की डिक्लेरेशन अब लेबल पे करनी है। ये एक बदलाव हो रहा है उसमें।
इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जैसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं, जो केटरर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, जिनका फूड प्रोडक्ट पैकेज नहीं होता है, बट चूंकि कंज्यूमर को ये जानना ज़रूरी है कि उस फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है, इसलिए इन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अब एक ये इंफॉर्मेशन जो उनके फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है वो एक उनको एक बुकलेट के शेप में रखनी होगी। जैसा भी कोई कंज्यूमर उनसे डिमांड करता है उनको वो इंफॉर्मेशन उनको दिखानी होगी ताकि कंज्यूमर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सके उसके बारे में। इसके अलावा जैसे हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशंस भी आई थी कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगो जो है वो कलर के बेस पे डिफरेंशिएट होता था। जैसे वेजिटेरियन फूड के लिए ग्रीन कलर और नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए ब्राउन कलर उस पर लगाना होता था लेबल पे। बट ऐसा कुछ हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई थी कि कुछ कलर ब्लाइंड लोग जो हैं वो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने एक बदलाव लाया है। हमने कलर कोडिंग के साथ साथ कुछ शेप्स भी डिनोट किए। जैसे वेजिटेरियन के लिए अब ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में फिर वो अंदर एक ग्रीन कलर का सर्कल होगा, और ऐसे ही नॉन वेजिटेरियन के लिए स्क्वायर शेप में अंदर ब्राउन कलर का सर्कल होगा, सो दैट कलर ब्लाइंड लोग भी इस चीज़ को देख सकें। इसके अलावा इस रेगुलेशन में पहले हमारे यहाँ पे बेस्ट बिफोर लगाना होता था फूड प्रोडक्ट की लेबल पे, लेकिन अभी हम एक्सपायरी डेट मैंडेटरी कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद फिर वो फूड किसी बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, इसलिए एक्सपायरी डेट को मैंडेटरी किया गया है। ओके सर। इसके अलावा जीएम इंग्रेडिएंट्स अगर किसी फूड में हों तो उनकी लेबलिंग कंपलसरी होगी। अगर वो 5% से ज़्यादा किसी फूड प्रोडक्ट में पाए जाएं तो उसकी लेबलिंग, उसको फूड प्रोडक्ट की लेबल पे वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे ये जो लेबलिंग प्रोविजंस हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें, मैं उन पर भी आऊंगा। होते हैं बेसिकली सुनील जो जी, रिटेल मैं उन पर भी आऊंगा, लेकिन जो आपने बहुत अहम पॉइंट बताया, फूड प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जी, जो आपने महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनका आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा एक बार पैनलिस्ट से उन पर राय ली जाए। सुमन जी, ये जो पैकेजिंग को लेकर लेबलिंग है, एलर्जिक उसमें जो बदलाव की बात है, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उसमें इंफॉर्मेशन, और जीएम फूड के बारे में भी, ये जो बदलाव हैं ये कितने आज के दौर के लिहाज से ज़रूरी हैं, और अट पार अगर हम देखें इंटरनेशनल मानकों को, वहाँ पर कहाँ ठहरते हैं हम? सबसे पहले तो हम कहेंगे ये बड़ा सराहनीय कदम है, और ये हुआ है, इस दिशा में हुआ है, इसकी हमको बड़ी खुशी है, और उपभोक्ता कई सालों से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो पहला हम प्रश्न लेना चाहेंगे जीएमओज़ का, जीन संशोधित खाद्यान्न के ऊपर। यहाँ पे पहले जब FSSAI के साथ डिस्कशन शुरू हुआ था लेबलिंग पे, तो हमने तय किया था, कोडेक्स में भी भारत सरकार ने तय किया था कि हम 1% कंटेंट पे लेबलिंग करेंगे। 1% कंटेंट पे लेबलिंग जैसे यूरोप करता है, कि अगर आपके खाद्यान्न में 1% से ज़्यादा होगा GM कंटेंट तो वो लेबल हो जाएगा। उसको डाइल्यूट करके 5% किया है। जो 1 और 5 का फर्क अगर कंज्यूमर के लिहाज से मैं कहूँ तो क्या है ये? वो कितना ज़्यादा GM है, मतलब इतने बड़े डब्बे में इतना सा GM कंटेंट है या इतना सा GM कंटेंट है, कंज्यूमर तय करे कि वो इतना रिस्क तो लेना चाहता पर उतना रिस्क नहीं लेना चाहता है। ये एक डाइल्यूशन की तरह से है, और इसको शायद हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि इसका और आगे डाइल्यूशन नहीं हो, क्योंकि GM का अगर उसमें कंटेंट बढ़ता जाएगा तो ये शायद इतनी अच्छी बात ना हो। जो एक सराहनीय चीज़ है वो है कि इन्होंने लेबलिंग में एक्सेस फैट, शुगर और सॉल्ट को लाल रंग के लेबल से दर्शाया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा प्रोग्रेसिव कदम उठाया है हमारी लेबलिंग ने। हम अब जानते हैं, जो कि शुगर इंडस्ट्री ने बहुत दबा के बात रखी है, कि जितना हमको टोबैको और निकोटीन से नुकसान होता है, शायद उतना ही या उससे ज़्यादा शुगर से नुकसान होता है। और ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र रहा है कि शुगर का कंटेंट खाने में, हमारे खाद्यान्न में शुगर के कंटेंट को कभी दर्शाया नहीं गया है। तो हमारी जो लेबलिंग है कि हम लाल रंग का बिल्ला लगा देंगे उस पर, अगर हमारा सॉल्ट, शुगर और फैट एक लिमिट से ज़्यादा जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। ओके नंदी जी, क्योंकि आप जो सैम्पलिंग है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि लेबलिंग होगी, लेकिन लेबलिंग के बाद हम उसको चेक करने का जो हमारे पास सिस्टम है वो कैसे है,
और जब सैंपल लिए जाते हैं उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि उसके अगले स्टेज में अगर वो मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि कई कंपनियां हैं लेबलिंग में आपको दिखा सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट में वो क्वांटिटी ना हो। देखिए, अगर मैं ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं जो इस दौर पे FSSAI जा रहा है अभी, आई वुड से इट्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट हैज़ बीन डन। स्पेशली जहाँ तक लेबलिंग की आप बात कर रहे हैं, कहीं पे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, कहीं चेन्नई में या केरल में कहीं पे कोई एक छोटे से गांव में कुछ एक प्रोडक्ट ऐसा आ गया विच इज़ नॉट सपोज टू बी देयर, FSSAI ने हर स्टेट के लिए एक मोबाइल फूड लैब दिया है और ये हर स्टेट के पास है, उनकी ट्रेनिंग हुई है एंड द लैब हैज़ बीन ऑलरेडी असाइंड। नाउ दीज पीपल, ये लोग अपना लैब्स ले जा करके अलग अलग जगह पे, विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे जाके टेस्ट कर सकते हैं और ये पूरी छूट है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी तक हर जगह है ये। सो अगर हम कहें कि सैम्पलिंग अभी नहीं हो सकता, ये फार्स है। अब ऐसा नहीं है, वी हैव मूव्ड लॉट ऑफ स्टेप्स अहेड। दूसरी बात, एक नया पोर्टल FSSAI ने बनाया है विच इज़ कॉल्ड इन्फोलनेट। उसके अंदर कंज्यूमर अपना जो भी डिटेल है, सपोज आपका फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जाता है, सैम्पलिंग लेता है, पहले था कि सैंपल उठा लिया, उसने आपका नाम डाल दिया, विटनेस डाल दिया, राइट। नाउ आपको ये नहीं पता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वॉज नॉट देयर। अब ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे क्या है, आप एज अ कंज्यूमर खुद चूज कर सकते हैं कौन से लैब में जाना है, क्या वो लैब इक्विप्ड है, क्या वो इक्विप नहीं है, और आपको 14 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट आ जाना चाहिए। सो दैट इज़ अ बिग मूव। ओके। एंड ये जो रिपोर्ट आता है ये FSSAI के पास भी होता है, आपके लैब के पास भी होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसके पास भी होता है, अलॉन्ग विद द कंज्यूमर। नाउ कंज्यूमर तय करता है कि किस लैब में जाएगा टेस्टिंग के लिए। आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 लैब्स हैं, 10 लैब्स का होता है कि ये लैब आपका टेस्ट कर सकता है ऑन दिस पैरामीटर दैट इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, राइट। आप कहते हैं कि ठीक है, इनमें से मैं इस वाले लैब में डालना चाहता हूँ। जो फोर्थ सैंपल है, बेसिकली 3 सैंपल ले जाते हैं, जो फोर्थ सैंपल है आप कहते हैं कि फोर्थ सैंपल मैं उसमें डालना चाहता हूँ, देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट, ओके, राइट। सो दैट्स द ट्रांसपेरेंसी आई वुड से। विराग जी, अब मैं थोड़ा सा और इसको ले जाऊँ। आज के दौर में जिस तरह के पैरामीटर से नियम थे, केसेस आते हैं, कार्रवाई कितनी होती है, और दूसरा ये कि नए पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करने का जो सिस्टम है, जो नए मानक जिसका ड्राफ्ट सामने है, उस दिशा में क्या और कितने मजबूत हम दिखते हैं? देखिए, हम पहले नंबर पे देखें ओवरऑल ये हम क्यों कर रहे हैं। संविधान की अगर व्यवस्था देखें तो एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसमें सरकार की ये जवाबदेही है कि लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा करे। इसी पैमाने पर रखते हुए सिगरेट या शराब के जो हम सेल है उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाते हैं। उसी की दिशा में एक कदम है कि जब खाने पीने की चीज़ों में देखते हैं कि ये पोषक हैं या नुकसानदायक हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये जो कदम है ये अच्छे कदम हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि 1 नेशन 1 फूड लॉ, और ये सब उसी डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इन्फोर्समेंट में आते हैं, 2-3 तरह की बड़ी भारी समस्याएं हैं। पहले नंबर पे आता है कि आपके जो रेगुलेटरी है तो वैक्यूम है, या हमारे जो कानून है वेग हैं, और जो दूसरे नंबर पे हमारी मेन प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजिकल इनकैपेबिलिटीज़ हैं। CAG ने ऑडिट किया और उसमें ऑडिट करने के बाद उन्होंने पाया कि 72 लेबोरेटरीज़ में सिर्फ आपकी 7 लेबोरेटरीज़ आपके मानक के अनुरूप हैं। तो पहले नंबर पे तो आपके पास लेबोरेटरीज़ की संख्या ही उतनी नहीं है, दूसरे नंबर पे जो हैं वो उतनी कारगर नहीं है, तीसरे नंबर पर जो आपके पास स्टाफ है, पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि टोटल 6 फूड इंस्पेक्टर्स हैं। अब 6 फूड इंस्पेक्टर्स में एक VIP में ड्यूटी में है, 2 कोर्ट कचहरी की ड्यूटी में, और 3 आदमी सिर्फ काम कर रहे हैं। तो कानून आपके पास कितने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर एक और समस्या पैदा होती है, जैसे GM फूड की बात आई। अब GM फूड के बारे में 4 मंत्रालयों के अधिकारियों का आपस में कहीं ना कहीं से तालमेल जरूरी है, और जब वो तालमेल नहीं होता है तो आपके कानून कैसे इंप्लीमेंट होंगे। पहले नंबर पे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है जो उसके एक रेगुलेटरी उसके पास बॉडी है, दूसरे नंबर पर आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है जिसके पास पावर है, तीसरे नंबर पर कॉमर्स मिनिस्ट्री है जो एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी बनाती है, चौथे नंबर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो हर जगह पर इंपोर्ट क्लियरेंस जो कस्टम्स अथॉरिटीज़ हैं वो क्लियर करते हैं। अब इन 4 मंत्रालयों के हिसाब से सभी जगह के कानूनों में जब तक बदलाव नहीं होगा तो उन कानूनों का पालन जो आपके पोर्ट हैं, जो जहाँ से आपका सामान आता है, इम्पोर्टेड गुड्स मेनली, वो वहाँ पर दिक्कत तलब है। इंडियन गुड्स में तो दिक्कत है ही है, क्योंकि वहाँ पर भी जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे अगर क्लैरिटी नहीं है, उसमें वेगनेस है, तो आप उन कानूनों का पालन कैसे कराएंगे। एक और भी बड़ी बात है GM फूड के बारे में, जब इन्होंने बोला कि 1% और 5% का वेरिएशन,
उसमें एक आलोचना ये भी हो रही है कि क्या पिछले दरवाजे से जीएम फूड्स को हम अनुमति दे रहे हैं जो अभी बैंड है, तो क्या आप उनको कहीं ना कहीं से एक 5% के आपने उनको मोहलत दे दिया, जो चीज़ अभी तक बैंड है, जो है ही नहीं है। तो ये सब हमारी अस्पष्टता, ये हमारी कहीं ना कहीं से रेगुलेटरी वैक्यूम, एक वेग कानूनों का एक उदाहरण है जिससे चल के कोर्ट कचहरी भी बढ़ती है और जिससे चल के लोगों में कन्फ्यूजन भी बढ़ता है। ओके सुनील जी, 2 पॉइंट मैं समझना चाहूँगा। एक तो जो जीएम फूड को लेकर कहा जा रहा है, उसकी वैधता, उसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है और क्या कंज्यूमर उसके लिए तैयार है कि एक्सेप्ट कर रहा है कि उसे खाना है, इसका ख्याल रखा गया है। और ये जो 5% का आपने एक विंडो खोला है, ये कहीं उसका जो एक विश है उसकी, कहीं उस विश को कहीं डैमेज तो नहीं कर रहा। और दूसरा जो कि विराग कह रहे हैं कि जिस तरीके के हम नए पैरामीटर तैयार कर रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब की बात करें या फिर रूल्स की बात करें, क्या वो भी हमारे पास उतने ही मजबूत हैं जितने मानक या नियम? जी, पहले सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे रेगुलेशंस में जीएम फूड की लेबलिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसलिए अगर ऐसे फूड आ भी रहे हो जिनमें जीएम इंग्रेडिएंट्स हो तो हमें पता नहीं चलता, ना कंज्यूमर को पता चलता है। तो ये जो लेबलिंग प्रोविज़न इसलिए रखा जा रहा है ताकि कंज्यूमर को ये पता चले कि इसमें जीएम इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके बेस पे फिर वो डिसाइड करे कि वो इसको लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। तो रही ये बात, बाकी इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इसको अप्रूव कर दिया, क्योंकि अप्रूवल प्रोसेस जो है वो एक अलग प्रक्रिया है। और आपको पता ही होगा कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवाइजरी काउंसिल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर है, जिसमें फूड सेफ्टी अथॉरिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जब तक वहाँ से उस चीज़ का अप्रूवल नहीं होता, या ऐसे फूड प्रोडक्ट जिसमें लिविंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, उसका अप्रूवल फूड सेफ्टी अथॉरिटी को करना है। तो जब तक वो केस टू केस बेसिस पे किसी भी फूड प्रोडक्ट का अप्रूवल नहीं होगा, तब तक वो चीज़ मार्केट में नहीं आ सकती। बट एक बार जिस चीज़ का अप्रूवल हो गया तो फिर उसमें ये 5% लेबलिंग का प्रोविजन मैंडेटरी हो जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 1% और 5% की बात हुई थी, है अभी हमारा ये एक ड्राफ्ट स्टेज पे है। जो भी कमेंट्स होंगे हमारे स्टेक होल्डर्स के, जैसे सपोज किसी ने कह भी दिया कि 1% होना चाहिए, ये में लिया जाएगा, ये पैनल के पास जाएगा और उसके बाद फिर जो फाइनलाइज किया जाएगा इस नोटिफिकेशन को, तो उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा सवाल जो है एनफोर्समेंट का, एक रिलेशन में पहले हम लैब की अगर बात हम करें, जो 72 लैब्स की बात की गई है, ये वो लैब्स हैं जो हमारे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर है। बट अगर आप देखें तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने जो रिकॉग्नाइज्ड लैब्स की लिस्ट जारी की है वो 200 से ऊपर है। उसमें से जितनी भी है, ये 72 लैब्स को छोड़ के बाकी जितनी भी लैब्स हैं, चाहे वो में है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट एजेंसीज के अंडर हैं, वो सब NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं। और इसके साथ साथ फूड सेफ्टी अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें इन सारी लैब्स को, जितनी भी स्टेट्स के पास हैं लैब्स को, उनको इम्प्रूव, उनका अपग्रेड करने के लिए, चाहे इक्विपमेंट की शेप में या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की शेप में हो, उनको अपग्रेड करने के लिए एक वो चल रहा है, स्कीम चल रही है, जो मेरे ख्याल से 400 करोड़ के ऊपर की स्कीम है वो। और उस स्कीम के तहत इन सारी लैब्स को अपग्रेड किया जा रहा है। और जो स्टेट लेवल पे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हाँ ये ज़रूर है कि कुछ कुछ स्टेट्स में मैन पावर की कमी है, बट उस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है और स्टेट्स अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ्स को बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने भी वहाँ पे लोग काम करने वाले हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज में, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें उनकी स्किल अपग्रेडेशन और कैसे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना है, अपने रेगुलेशंस को समझना है, उन सब चीज़ों पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सारे जो हैं स्टेप्स लिए जा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी तो लाई जा रही है हर एक चीज़ में। जैसे सैंपल जब भी लिया गया, अगर वो इन्फोलनेट की ही बात करें तो उसमें जब जिस स्टेज पे सैंपल लिया गया और उसकी टेस्टिंग तक पूरी ट्रेसिंग रहेगी उस सैंपल की, जो पहले पता नहीं होता। ओके सर, तो ये सारी चीजें लाई जा। मैं लौटूंगा विराग,
मैं आगे एक सवाल के साथ आना चाहूँगा, उससे पहले आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। दो बातें थी। जब उन्होंने बोला कि हमारे पास लेबोरेटरीज 200 से ज़्यादा हैं, अगर आप सीएजी के उसके आकलन को देखें तो 72 में 7 मतलब सिर्फ 10% ही उनके मापदंडों पर खरी उतरी। पैरामीटर पर तो अगर आप 250 250 आपके पास लैब है तो इसका मतलब आपकी अगर उसी अनुपात को हम देखा जाए तो 25-30 ही आएंगी, और एफएसएसआई के अपने खुद के लेबोरेटरीज 15-16 के आसपास ही हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि संख्या भी कम है और जो संख्या है वो भी निर्धारित मापदंडों में पूरा नहीं हो रहा। दिल्ली में 50,000 इटरीज हैं, उन 50,000 के लिए टोटल 6 इंस्पेक्टर्स हैं, तो आप उनको ट्रेनिंग दे भी देंगे तो कैसे काम करेंगे। जहाँ तक वो जब जीएम वाली बात कर रहे हैं कि ये हम लोगों को बता रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि जो गैर कानूनी चीज़ है आप लोगों को बता सकते हैं। यहाँ पर सरकार का रोल होता है कि चूंकि उसके मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, मामला चल रहा है, और हमने उसको देखा कि सोयाबीन का और दूसरे तेल का इंपोर्ट किया गया था, और जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था उसके बावजूद इंपोर्ट किया गया क्योंकि जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच में सही तालमेल नहीं था। जो मैं बात बोल रहा हूं, जब तक की क्लियरेंस ना हो तब तक ये जीएम का जो विंडो दी जा रही है 1 या 5% की, उसको बंद रखना चाहिए। ओके, मैं आगे आना चाह रहा हूं सुमन जी। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए नियम हैं और ड्राफ्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन कन्विक्शन रेट अगर इससे पहले कि हम पुराने नियमों को देखें उस लिहाज से काफी कम दिखता है हिंदुस्तान में। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पढ़ा कि कई देशों में अगर किसी भी प्रोडक्ट पर डाउट क्रिएट होता है तो जब तक वो प्रोडक्ट क्लियर नहीं हो जाता उन डाउट से, तब तक उसकी पूरी कंपनी उसका प्रोडक्शन रोक देती है। हमारे देश में कहा यह जाता है कि वो केस चलता रहेगा और प्रोडक्ट भी मार्केट में यूज भी करते रहते हैं। क्या हम उस तरह के कठोर नियमों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या फिर अभी हमें और वक्त लगेगा? ये तो सरकार को तय करना, उस दिन की सरकार को तय करना होगा कि वो कितनी कठोरता से इस पे अमल करना चाहेगी। हम मिसाल देंगे चीन की। चीन में मेलामीन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। बेबी फूड में, मिल्क पाउडर में मेलामीन का कंटेमिनेशन हुआ था। चीन ने उसका क्या किया, उसमें से मेरे ख्याल 8 या 10 लोगों को फांसी चढ़ाई गई थी क्योंकि आपने बेबी फूड को कंटेमिनेट किया था किसी जहरीले पदार्थ को। ये होता है इम्प्लीमेंटेशन। क्या हम में मादा है वो करने का? और अगर नहीं है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो ज़माने तो गए, हम परचून की दुकान पे अपना थैला लेके जाते थे और तौलवा के अपना खाद्यान्न ले आते थे। अब तो पैकेट के अंदर क्या है ईश्वर जाने। और कंपनियां आ गई हैं, अब सिर्फ खेत से और आके आड़ती से लेके और दुकान तक की जो यात्रा थी, अब वो जाने कितने कोनों और कितने मोड़ से होते हुए, किस कंपनी के किस गोदाम से होते हुए हमारे लिए उस प्लास्टिक से लिपटे हुए पैकेट में आ रही है। उसके अंदर क्या है वो तो एक बहुत बड़ी। तो इसलिए जितना हम एफडीआई डालते जाएंगे, जितना हम इस क्षेत्र को खोलते जाएंगे, जितना हम फूड को प्रोसेस करते जाएंगे, पैकेज करते जाएंगे, उतना फूड हमारे लिए पोटेंशियली खतरनाक होता जा रहा है। और इस खतरे को काबू में लाने के लिए हमारे पास एक तो चाहिए ट्रेनिंग, और जैसा कि गुप्ता जी कह रहे थे कि हमारे पास वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उतना ही हमको चाहिए जागरूकता। अगर मान लीजिए जीएमओ 1% हो, 5% हो, हम इतना बड़ा काला उसके ऊपर बिल्ला लगा देते हैं, तो रामदीन और गंगादीन उस काले बिल्ले का क्या समझ रहे हैं? जीएमओ होता क्या है, उसके खतरे क्या हैं? तो जब आप टेक्निकल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि हमको अपने लैब्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, हमको अपने टेक्नीशियंस की कैपेसिटी बढ़ानी है, फूड इंस्पेक्टर्स की बढ़ानी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उपभोक्ता में एक जागरूकता पैदा करें। ओके, नंदी साहब, आखिरी कमेंट। जिस तरीके के नए ड्राफ्ट में दिख रहा है, समस्या हमारे सामने हैं, और क्या स्टेप हैं जो आपको लगता है कि ऐड ऑन होनी चाहिए, जिसके लिए विंडो खुली हुई है फिलहाल जो सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया है कमेंट्स और सुझाव के लिए? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो एज अ कंज्यूमर हमें खुद भी समझने की ज़रूरत है। अभी बख्शी साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस किया था कि हमने एलर्जन के लिए एक प्रोविज़न रखा है। एलर्जन हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बट आज की डेट में हमें पता भी नहीं कि एलर्जन होता क्या है। और एलर्जन अगर किसी को है, कोई एलर्जी है, एलर्जन से किसी को इंटॉलरेंस है, तो दैट पर्सन कैन डाई इवन इन 48 आवर्स। बट हाउ मच हम कितने जागरूक हैं इसको लेके? फॉर एग्जांपल, मैं को बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी जगह हम थाई ग्रीन करी खाते हैं, बड़ा इट्स अ फैड, थाई ग्रीन करी मिल रहा है बहुत सारी जगह, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी कि थाई ग्रीन करी खा रहे हैं। बट हाउ मेनी आर वी अवेयर दैट जो करी का पेस्ट आता है उसके अंदर श्रिम्प पेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये थाईलैंड से इंपोर्ट होके आ रहा है, उसके ऊपर थाईलैंड में इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि हर चीज़ में श्रिम्प का पेस्ट डालते हैं। इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर देम, बट हमारे लिए नहीं है।
प्रॉब्लम ये नहीं कि वेज हुआ या नॉन वेज हुआ, प्रॉब्लम ये है कि वो एक एलर्जन है, और अगर किसी को एलर्जी है उससे तो इट कैन बी अ सीरियस लाइफ थ्रेट फॉर देम। जो मिल रहा है, जो आ रहा है, वो स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, हमारे स्वास्थ्य कंज्यूमर के लिए कितना पता है। राइट। एफएसएसएआई ने नॉर्म बना दिया, लेकिन एज अ कंज्यूमर आपको कितना पता है कि मैं इससे एलर्जिक हूं या नहीं हूं। आपने कोई अवेयरनेस यहाँ पर अवेयरनेस उपभोक्ता की कंज्यूमर के लेवल पे, जागरूकता। बिकॉज इट्स ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कर दिया तो हमें करना है, Right. हमें अपने ऊपर भी जागरूकता लेके आनी है, सो दैट वी आर अवेयर कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर आपको लगता है कि मैं समोसे खा करके आई एम वेरी हैप्पी, बट यू नो द इल इफेक्ट्स ऑफ समोसास, दैट्स योर प्रॉब्लम। Right. द गवर्नमेंट कैन डू इट एनीथिंग। सुनील जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपको चाहूंगा, क्योंकि विंडो खुली हुई है सुझाव और कमेंट्स के लिहाज से, और आप देख रहे हैं जिस तरह की चर्चा में कई सारे सुझाव आ रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिख रही है जो दो पैनलिस्ट कर रहे हैं। नियम कायदे हम बना रहे हैं, इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, कन्विक्शन रेट को बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन उपभोक्ता को भी बताना होगा कि जिस डब्बे को आप खरीद रहे हैं उसका आपकी सेहत, आपके जो बीमारियां हैं उसके साथ संबंध क्या है और किस हद तक आप जा सकते हैं उसके साथ। क्या इस दिशा में भी कुछ बड़े कदमों की जरूरत आपको लगता है? कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी। आपको याद ही होगा, मतलब पता ही होगा कि एक स्कीम चलाई है हमने सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड की। तो बेसिकली हम इसके थ्रू कंज्यूमर को ये बताना चाहते हैं कि जब भी वो, चाहे वो घर पे खाना बनाए, चाहे वो स्कूल्स में उनके बच्चे खाना ले रहे हों, या बाहर जाके वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हों, या किसी ट्रेन में सफ़र करते हुए खाना खा रहे हों, तो सेफ एंड न्यूट्रिशियस चीज़ों का कैसे वो ध्यान रखें, और जो भी वो खाना ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें उसमें देखें। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंज्यूमर अवेयरनेस की दिशा में भी फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, और ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है जो चल रही है। Okay. और हम ऐसा समझ रहे हैं कि इससे कुछ तो फ़ायदा हमें मिलने वाला है कि कंज्यूमर ये समझने लगे कि जब भी वो कोई खाना खाना चाहे तो क्या क्या चीज़ें उसको Right, उसमें sir. देखनी चाहिए, सो Right. दैट उनकी सेहत पे कोई बुरा असर न पड़े उस चीज़ का। विराग जी, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि जब बात होती है कि एक मिसाल पेश करने की, अगर आप मिलावट कर रहे हैं, आपने मानकों का उल्लंघन किया है, क्या एक चीज़ जो ऐड ऑन करने की ज़रूरत है ताकि कोई दूसरी कंपनी या फिर कोई भी जो बनाने वाली कंपनियां हैं, बेच रही हैं, कम से कम वो हिम्मत न करें? देखिए, जो ताकतवर कंपनियां, इनका मार्केटिंग और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत ताकतवर है। इनसे एक अकेला कंज्यूमर नहीं निपट सकता, सरकार नहीं निपट सकती है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक जो प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट है वो क्लास एक्शन सूट का है, जिसमें अमेरिका और यूरोप की तरह आप इन कंपनियों को मिल करके सामूहिक तौर पे आप उनको जवाबदेह बना सकें और भारी जुर्माना लगा सकें। अभी जो हमारे यहाँ जुर्माने की व्यवस्था है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो मुकदमा फाइल करता है उसका हैरेसमेंट ज़्यादा होता है और सामने वाले का हैरेसमेंट कम होता है। सो हमको सिस्टम बदलना है जहाँ पर आप क्लास एक्शन सूट से इन कंपनियों को भारी जुर्माने से, गलत काम करने से रोक सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि कंज्यूमर के लिहाज से फिलहाल हमारे पास क्या मानक थे, इनको बदलने की जरूरत क्या है और नए मानकों का असर क्या होगा। आप हमारे कार्यक्रम को youtube.com/राज्यसभा TV/देशांतर पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं, सुझाव या राय है। हमारा पता है देशांतर.rstv@gmail.com। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।